गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आप सबका स्वागत। मैं सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, और आप हमारे साथ बिहार प्रीलिम्स को फोकस्ड कुछ कक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं कड़ी में हम लोग कुछ महाद्वीपों के विषय में चर्चा कर चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूरोप महाद्वीप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे, जहां से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की संभावना है। फरवरी माह में आपका प्रीलिम्स आयोजित होना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टिनेंट यूरोप। लिसन, यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। संसार का ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं बिकॉज कोस्ट लाइन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज टू मच डिसेक्टेड। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा गया इसलिए क्योंकि इस महाद्वीप को अगर आप देखें तो इस महाद्वीप की तट रेखा बहुत अधिक कटी फटी आपको दिखाई देती। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप। इस महाद्वीप को अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ की ओर अगर आप देखें तो नॉर्थ में इस महाद्वीप के आपको आर्कटिक ओशन दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, नॉर्थ की ओर अगर आप देखें तो इसके नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन दिखाई देगा। यहां उत्तर की ओर आर्कटिक ओशन है। दक्षिण की ओर अगर आप देखते हैं इस महाद्वीप के तो दक्षिण में यहां देखिए ये मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाई दे रहा है। भूमध्य सागर को आप देखते हैं यहां दक्षिण की ओर। अगर इसके ईस्ट में आप देखेंगे तो रूस में आपको दिखाई देगा। गौर कीजिए, यहां पर एक पर्वत है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है और इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो पूरब की ओर इस महाद्वीप की सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर से निर्धारित होती है। ठीक है। इस महाद्वीप के पश्चिम की ओर अगर आप ध्यान दें तो आप यहां पर अटलांटिक ओशन को देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर को देख सकते हैं। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में इसकी सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर निर्धारित करती है, और पश्चिम की ओर आप देखते हैं कि अटलांटिक महासागर। इस महाद्वीप को टेम्परेट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। संसार का शीतोष्ण महाद्वीप कहा जाता है, कारण इसके अधिकांश क्षेत्र आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ओके, सो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ, मेडिटेरेनियन सी इन साउथ, यूराल माउंटेन, रिवर यूराल एंड कैस्पियन सी इन ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन वेस्ट। Continent is regarded as continent of peninsulas because coastline of this continent is too much dissected। देखा हम लोगों ने। इस महाद्वीप को अगर आप देखें तो इस महाद्वीप में आप देखें यहां पर एक देश आपको दिखाई दे रहा है, नीदरलैंड। ये नीदरलैंड, गौर कीजिए, नीदरलैंड यूरोपीय देश नीदरलैंड। इस देश को पोल्डर भूमि का देश कहा जाता है। पोल्डर भूमि का देश, पोल्डर भूमि का देश, भूमि का देश कहते हैं। कौन सा देश? यूरोपीय देश नीदरलैंड। नीदरलैंड इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ पोल्डर लैंड। अब ये पोल्डर भूमि है क्या? पोल्डर लैंड है क्या? नीदरलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में निम्न भूमि मैदानी क्षेत्र है और उसी को पोल्डर भूमि के रूप में जानते हैं। लो लैंड प्लेन एरिया इन कोस्टल रीजन ऑफ नीदरलैंड इज कॉल्ड एज पोल्डर लैंड। अब ये है क्या पोल्डर? निम्न भूमि मैदान है, ये तो हम जान चुके। इस पोल्डर भूमि को यहां की सरकार ने उत्तरी सागर से प्राप्त किया है। सरकार ने अपने तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी जल सीमा के अंतर्गत जो उत्तरी सागर का जल क्षेत्र था उसको डाइक बनाकर घेर लिया, वहां से जल को निकालकर बाहर उत्तरी सागर में उड़ेला। लैंड को ड्राई कराया सरकार ने, मिट्टी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए और उत्तरी सागर से उस भूमि को प्राप्त किया। उसी भूमि को, विच इज द लो लैंड प्लेन एरिया ऑफ नीदरलैंड, लैंड हैज बीन अचीव्ड फ्रॉम नॉर्थ सी, कॉल्ड एज पोल्डर लैंड। और ये पोल्डर भूमि जो नीदरलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में है, यहां पर डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है और फ्लोरिकल्चर किए जाते हैं। फूलों की व्यापारिक कृषि का यह क्षेत्र माना जाता है। सो कंट्री ऑफ पोल्डर लैंड इज नीदरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए इसे ध्यान में रखना है, गौर करें।
आप यूरोपीय देशों को देखें तो यूरोपीय देशों में यहां पर आप देखिए 3 देश आपको दिखाई दे रहे, देखिए लिथुआनिया है, लातविया है और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये तीनों देश बाल्टिक सागर के तट पर है और इन्हें यूरोप का बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन कौन से हैं? लातविया है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया। मैप को अगर आप देखें तो ये देखिए लिथुआनिया दिखाई दे रहा है, ये लातविया दिखाई दे रहा है और यहां पर ये एस्टोनिया आपको दिख रहा है। ये तीनों देश जो बाल्टिक सागर तटवर्ती देश है, दे आर कॉल्ड एज बाल्टिक सी कंट्री ऑफ यूरोप। बाल्टिक सागर तटवर्ती यूरोपीय देश बाल्टिक देश के रूप में जाने जाते हैं। गौर कीजिए, आप यहां पर देखिए मैप को आप ध्यान दें, यहां पर देखिए, यहां पर आपने नीदरलैंड को देखा है, फॉलो किया। फिर आप बेल्जियम को देखें, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ठीक है, और लग्जमबर्ग। ये 3 देश जो उत्तरी सागर के तट पर आपको दिखाई दे रहे, सॉरी यहां नीदरलैंड यहां पर दिखाई दे रहा है, बेल्जियम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लग्जमबर्ग। ये 3 देश, इन तीनों देशों को मिलाकर यूरोप के बेनेलक्स कंट्री के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए, बेनेलक्स कौन कौन से देश है? बेल्जियम है, और कौन सा देश है? नीदरलैंड है, और कौन सा देश है? लग्जमबर्ग। दे आर कॉल्ड एज बेनेलक्स कंट्रीज ऑफ यूरोप। इन्हें यूरोप का बेनेलक्स देश कहा जाता है। ओके, सो कंट्री ऑफ पोल्डर लैंड इज नीदरलैंड। ओके, कंट्रीज ऑफ बेनेलक्स इन यूरोप आर बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये हम देखते हैं। आप यहां पर एक देश देखते हैं, नॉर्वे। और नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ ऐसी जलमग्न हिम नदी घाटियां हैं जो फियोर्ड के रूप में जानी जाती है। सो कंट्री ऑफ फियोर्ड इज नॉर्वे। फियोर्ड का देश नॉर्वे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। फियोर्ड आर यू-शेप्ड वैली। दे आर डेवलप्ड बाय द ग्लेशियल इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। हिम नदों के द्वारा चट्टानों के कटाव से विकसित की गई यू आकार की घाटी, और जो सी लेवल राइज कर जाने के कारण जलमग्न हो गई, उन्हीं को हम फियोर्ड के रूप में जानते हैं। और कंट्री ऑफ फियोर्ड के रूप में आप जानते हैं किस देश को? नॉर्वे को। तो इन सारे महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान रखना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। गौर कीजिए आप, लिसन। हमने देखा कंट्री ऑफ पोल्डरलैंड, नीदरलैंड। हमने देखा बेनेलक्स देशों में 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यहां पर हमने देखा। यहां पर हमने देखा बाल्टिक सी कंट्री ऑफ यूरोप, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को हमने देखा। और यहां हमने नॉर्वे को देखा, जिसे हम कंट्री ऑफ फियोर्ड के रूप में हम जानते हैं। नॉर्वे और स्वीडन, इन दोनों देशों में एक पर्वत पाया जाता है जिसे स्कैंडिनेवियाई पर्वत के रूप में हम जानते हैं। गौर कीजिए, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, ये क्षेत्र देखिए, या देखिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन आपको दिखाई दे रहे। नॉर्वे और स्वीडन यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जाने जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्कैंडिनेवियन कंट्री ऑफ यूरोप। ओके, नाउ लिसन। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में कई पर्वत पाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पर्वत अवस्थित है यूरोप के। आप गौर कीजिए, यहां पे यूरोप में जब आप देखेंगे, इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहां पर आपको आल्प्स माउंटेन दिखाई देगा। आल्प्स माउंटेन। लिसन, आल्प्स इज ए न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप। आल्प्स पर्वत यूरोप का नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। माउंटेन सिस्टम इज डेवलप्ड इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के कई देशों में यह पर्वतमाला विकसित पाई जाती है। कंट्रीज आर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। इन देशों में यह आल्प्स पर्वत का विस्तार पाया जाता है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला। और पहले भी जब हम बाकी के कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि ऑल द न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीसेंट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज टर्शियरी एज। हम लोग पढ़ चुके थे कि संसार के सभी नवीन मोड़दार पर्वत
उनका निर्माण पर्वतों के निर्माण के अंतिम युग में होता है, नवीनतम युग में होता है और टर्शियरी युग में होता है। So this Alps mountain is also formed during the recent orogenetic age of the world, which is called as tertiary age. तो किस युग का ये पर्वत है? टर्शियरी युग में विकसित हुआ ये पर्वत, टर्शियरी युग में विकसित हुआ है ये आल्प्स पर्वत। और फ्रांस को अगर आप देखें तो फ्रांस का जो दक्षिणवर्ती इलाका आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर माउंट ब्लैंक ये आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए 4808 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। तो यूरोप का नवीन मोरदार पर्वतमाला है आल्प्स, यूरोप के कई देशों में विस्तृत है आल्प्स। सर्वोच्च चोटी इसकी फ्रांस में स्थित है, माउंट ब्लैंक के रूप में जानी जाती, और टर्शियरी युग की पर्वतमाला है आल्प्स। गौर करें, अभी जब यूरोप के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो शुरू में ही हमने चर्चा किया कि यहां पर यूराल माउंटेन पाए जाते हैं। ये देखिए यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन इज लोकेटेड इन कंट्री रसिया, रूस में अवस्थित है ये पर्वत, यूराल पर्वत। इज डिमार्केटिंग नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है यूराल पर्वत। माउंटेन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्ड ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के तीसरे पर्वतीकरण युग में विकसित होती है यूराल पर्वत। लिसन, यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। किस देश में स्थित है ये? रूस में स्थित है। किस युग में विकसित हुआ है यूराल पर्वत? हर्सिनियन युग में विकसित हुआ। हर्सिनियन युग ये पर्वतों के निर्माण का तीसरा युग माना जाता है। तो हर्सिनियन युग का यूराल पर्वत, यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाला यूराल पर्वत। इस यूराल पर्वतीय क्षेत्रों में आयरन ओर के डिपोजिशन भी पाए जाते, लौह के निक्षेप भी पाए जाते। इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, पहले भी मैंने आपको बताया यूराल नदी निकलती है और कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। ये देखिए कैस्पियन सी, ये देखिए यूराल नदी और ये देखिए यूराल माउंटेन। दे ऑल आर डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये तीनों मिलकर एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हमने आल्प्स पर्वत को देखा, हमने यूराल पर्वत को देखा। आप यहां जर्मनी में देखिए, लिसन, जर्मनी को अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में दो पर्वत पाए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर करें आप। जर्मनी को अगर आप देखें तो जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, और दूसरा पर्वत आपको वॉसजेस के रूप में दिखाई देता है। ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉसजेस माउंटेन्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी में ये दोनों पर्वत अवस्थित है और इन दोनों पर्वतों के बीच में यहां पर एक रिफ्ट वैली है और इसी रिफ्ट वैली में रिवर राइन है, रिवर राइन। रिवर राइन इज ए रिफ्ट वैली रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की ब्रंस घाटी नदी के रूप में मानी जाती। जर्मनी में दो पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज पर्वतों के बीच के रिफ्ट वैली में ब्रंस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में? जर्मनी में। वॉसजेज पर्वत किस देश में? जर्मनी में। गौर करें आप, फिर देखिए आप यूरोप में, यहां पर आप देखिए स्पेन है और ये एक देश आपको फ्रांस दिखाई देगा। पॉलिटिकल मैप पे देखने का प्रयास करें आप, यहां देखिए गौर कीजिए, ये देखिए कंट्री फ्रांस और यहां पर स्पेन दिखाई दे रहा है। फ्रांस और स्पेन की ये सीमा आपको दिख रही है, ये देखिए ये बाउंड्री लाइन है इन दोनों देशों के बीच। इन दोनों देशों की सीमा के मध्य
एक पर्वत पाया जाता है और उसे हम पिरेनीज पर्वत के रूप में जानते हैं, पिरेनीज पर्वत। तो फ्रांस और स्पेन, कौन कौन से देश? फ्रांस और स्पेन, इन दोनों देशों की सीमा पर यह पर्वत, पिरेनीज पर्वत, दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारक ये पर्वत पिरेनीज पर्वत। हमने आल्प्स माउंटेन को देखा, हमने यूराल पर्वत की चर्चा की, हमने जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज के विषय में देखा, और हमने देखा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यूरोप में पिरेनीज पर्वत पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये पर्वत फ्रांस और स्पेन को विभाजित करते हैं, उनके मध्य की सीमा बनाते हैं। फिर देखिए, गौर कीजिए आप यहां गौर करें। आप देखिए, ये कंट्री आपको इटली दिखाई दे रहा है, और इटली के ठीक मध्य भाग में इस प्रकार से आप देखिए एक पर्वत पाया जाता है, इटली का पर्वत है, और इसे एपीनाइन पर्वत के रूप में जानते हैं। एपीनाइन पर्वत किस देश में? इटली में। और इटली के मध्य है, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, सो इट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इटली। इस पर्वत को, एपीनाइन पर्वत को, जो इटली में अवस्थित है, इटली की रीढ़ के रूप में हम जानते हैं, रीढ़ के रूप में जानते हैं। ठीक है, एपीनाइन माउंटेन इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इटली, बैकबोन ऑफ इटली, बैकबोन ऑफ इटली। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर किस पर्वत को हमने देखा? पिरेनीज पर्वत को। जर्मनी में हमने किसे देखा? ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेजेज पर्वतों को हमने देखा। ठीक है, यहां पर हमने किस पर्वत को देखा? यूराल पर्वत को देखा, रूस में, जो एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। फिर से ध्यान दें, आप गौर करें। ध्यान दीजिए, जब आप स्पेन को देखेंगे तो स्पेन में यहां पर एक पर्वत पाया जाता है, और यह पर्वत कैंटाब्रियन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन पर्वत। तो कैंटाब्रियन पर्वत का देश कौन सा? स्पेन। ओके, लिसन, कई पर्वतों की चर्चा हमने की। हमने आल्प्स पर्वत के विषय में आपको बताया, हम यूरोप में यूराल पर्वत के विषय में देख चुके कि यूरोप और एशिया का विभाजित करने वाला पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज को हमने देखा। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर हमने पिरेनीज माउंटेन को देखा। इटली में एपीनाइन माउंटेन को देखा। आप यूके को अगर देखेंगे, यूके को आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ग्रैम्पियन माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर पेनाइन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे यूके में, और यहाँ नॉर्वे और स्वीडन में यहाँ देखिए स्कैंडिनेवियाई माउंटेन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से यूरोप में कई पर्वत, आप देखिए यहां पर कार्पेथियन पर्वत आपको दिखाई दे रहे हो, चेक गणराज्य में पाए जाते, पोलैंड में पाए जाते। गौर कीजिए यहां पर इस माउंटेन को देखिए, ये काकेसस पर्वत के रूप में, काकेसस पर्वत, और ये देखिए ये काला सागर है और ये कैस्पियन सागर है। काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य ये देखिए इस प्रकार से ये काकेसस पर्वत विस्तृत है। ये पर्वत भी यूरोप और एशिया का विभाजक पर्वत माना जाता है। और माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस, ठीक है, 5642 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट एल्ब्रस। तो यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में कई पर्वत पाए जाते हैं, कई पर्वत पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको ध्यान में रखना है आपको। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, यूराल पर्वत है रूस में, आल्प्स पर्वत है कई देशों में, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है, ऑस्ट्रिया में है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। एपीनाइन पर्वत इटली में पाए जाते, कैंटाब्रियन माउंटेन स्पेन में पाए जाते। तो इन तमाम पर्वतों को हमने यूरोप के मानचित्र पर देखा है और अलग अलग देशों
के संदर्भ। तो आपको कंट्रीज याद रखने हैं कि वेयर दे आर लोकेटेड, वे कहां पर अवस्थित हैं। गौर कीजिए, यूरोप की नदियों को लेकर प्रश्न बनने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल है, और अलग अलग नदियों को हम लोग देखेंगे क्या फीचर्स है उनके। आप देखिए, यूरोप में एक नदी प्रवाहित होती है वोल्गा, और वोल्गा को अगर आप देखें, यूरोप की वोल्गा नदी, तो ये रूस में वल्दाई हिल है, वल्दाई पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से ये निकलती है वोल्गा, वल्दाई पहाड़ी से निकलती, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वोल्गा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वोल्गा। रूस की गंगा भी इस नदी को हम कहते हैं। ये जाकर गिरती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर। गौर कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यूराल, वो जाकर कैस्पियन सागर में गिरती। तो यूराल नदी और वोल्गा नदी, ये दोनों जाकर कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां हैं। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, originates from वल्दाई हिल एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती। इस नदी को रूस की गंगा के रूप में हम जानते हैं वोल्गा को। तो दोनों नदी के बारे में महत्वपूर्ण रूप से आपको यह ध्यान में रखना है कि ये यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। ये रूस की गंगा के रूप में जानी जाती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को विभाजित करता है, रूस में अवस्थित है। ये यूराल पर्वत, ये यूराल नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गई। इस वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई पहाड़ी से होता है रूस में, और ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। सो रिवर वोल्गा एंड यूराल बोथ आर ड्रेनिंग देयर वाटर इन कैस्पियन सी। फिर ध्यान दीजिए, यूरोप में एक नदी है राइन नदी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ कहा राइन के विषय में आपसे। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को अगर देखें तो स्विट्जरलैंड में एक लेक है कॉन्स्टेंस लेक। किस देश में? स्विट्जरलैंड। कॉन्स्टेंस झील स्विट्जरलैंड की झील है। इसी झील से राइन नदी का उद्गम होता है। जर्मनी में दो पर्वत की हमने चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले, एक ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा वॉसजे। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजे, इन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होते हुए, ब्रंस घाटी में प्रवाहित होते हुए राइन नदी, यूरोप की राइन नदी देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का निर्माण करते हुए और उत्तरी सागर में गिरती है। कहां गिरती है? उत्तरी सागर में। ओके। रिवर राइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक कॉन्स्टेंस ऑफ स्विट्जरलैंड। River is flowing in Rift Valley between mountains, Black Forest and Vosges in Germany, and drains into North Sea. उत्तरी सागर में जाकर यह गिरती है, नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। ओके। रिवर इज कॉल्ड एज कोल रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कोयला नदी कहते हैं इसे। कोल रिवर ऑफ वर्ल्ड, संसार की कोयला नदी के नाम से जानी जाती। कौन सी नदी? राइन नदी। वाई रिवर इज कॉल्ड एज कोल रिवर ऑफ वर्ल्ड, संसार की कोयला नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संसार की वह नदी है जिसमें कोयले का बहुत अधिक परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कोल रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज राइन, ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक कॉन्स्टेंस ऑफ स्विट्जरलैंड, ड्रेन्स इनटू North Sea after forming a delta on coast of Netherlands in Europe.
ये महत्वपूर्ण चीज है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज इन पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। पहले भी सिविल सर्विसेज में कई बार प्रश्न बने कि राइन नदी किन किन पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज। फिर ध्यान दें आप, यूरोप में एक नदी है जो सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होती, सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होती है और उस नदी को डैन्यूब नदी के रूप में जाना जाता है। ये देखिए सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होती है और ये नदी, गौर कीजिए, इसका उद्गम भी ब्लैक है और माउथ मुहाना भी इसका ब्लैक ही। ये जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ऑफ जर्मनी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, यूरोप के 10 से अधिक देशों से प्रवाहित होते हुए और जाकर ये काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी? डैन्यूब, डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिरती है, काला सागर में गिरती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यूरोप के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? डैन्यूब। उद्गम कहां है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कहां जाकर गिरती है यह नदी? ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ठीक है, गौर करें आप। आप फ्रांस को देखें, यहां पे ये फ्रांस आपको दिख रहा है, फ्रांस। और ये देखिए फ्रांस का सेंट्रल मैसिफ है, यहां पर एक नदी आपको दिखेगी। फ्रांस में आप देखेंगे तो एक नदी आपको दिखाई देगी, सीन नदी। ये सीन नदी फ्रांस की। फ्रांस में एक पठारी संरचना है जो सेंट्रल मैसिफ के नाम से जानी जाती है, सेंट्रल मैसिफ। मैसिफ, ध्यान दीजिए, मैसिफ फ्रेंच टर्म है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है हाईलैंड, एक प्लेटो स्ट्रक्चर, एक पठारी संरचना। इसी सेंट्रल मैसिफ से यह सीन नदी निकलती है, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। ये देखिए, यहां पर देखिए, इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। कहां गिरती है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में जाकर यह गिरती है। सीन नदी किस देश की नदी है? फ्रांस की। इस नदी के किनारे ही फ्रांस की कैपिटल सिटी है, फ्रांस की कैपिटल सिटी है, आप मैप पे देखिए, फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस। ये देखिए पेरिस, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस एंड फैशन टेक सिटी ऑफ वर्ल्ड, पेरिस। Paris is located on the bank of river Seine in France. It originates from central massif of France and drains into English Channel. Okay? गौर कीजिए। तो सीन नदी के विषय में हमने देखा कि फ्रांस में प्रवाहित होने वाली यह नदी। फिर ध्यान दीजिए आप, गौर कीजिए, यूरोपीय देश इटली, और इटली में एक नदी प्रवाहित होती है, रिवर पो, रिवर पो, पो नदी। पो नदी किस देश की है? इटली की। ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। देखिए आल्प्स पर्वत से निकलेगी यूरोप के, और जिस सागर में जाकर गिरती है वो सागर है एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर।
आप यहां देखिए, ये देखिए आपको एड्रियाटिक सी दिखाई दे रहा है। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर इटली में प्रवाहित होते हुए और एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरने वाली नदी रिवर पो। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, इटालियन गंगा कहते हैं। इटली की गंगा के नाम से जानते हैं रिवर पो को। और यूरोप में इस नदी का घाटी क्षेत्र पैडी कल्चर मतलब धान की कृषि, चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूरोप के किसी नदी घाटी में प्रमुखतः अगर चावल का उत्पादन हो रहा है तो रिवर पो ऑफ इटली, इटली की ये पो नदी। यूरोप में एक नदी है एल्ब, और एल्ब नदी को अगर आप देखें, एल्ब नदी को अगर आप देखें, मैप पर देखना चाहे तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए एल्ब नदी, एल्ब नदी यहां देखिए नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। एल्ब नदी के विषय में कहा जाता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोहेमियन हाईलैंड, बोहेमिया के पठारी क्षेत्र से निकलती है एल्ब। बोहेमिया के पठारी क्षेत्र से निकलती है एल्ब नदी, और यह नदी देखिए आप उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। इस नदी के विषय में विशेष तौर से आपको ध्यान में यह रखना है कि जर्मनी का एक बहुत बड़ा बंदरगाह नगर है जो इसी नदी के किनारे स्थित है, एल्ब नदी के किनारे स्थित है, और वो बंदरगाह नगर है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग नगर एल्ब नदी के किनारे अवस्थित। इसी प्रकार से यूरोप में कई नदियां हैं, जैसे आप देखें इटली में ही टाइबर नदी है, और टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम को आप देखते हैं तो वहां पर थेम्स नदी है जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है। यूके में ही आप देखें क्लाइड रिवर है जिसके किनारे ग्लासगो सिटी आपको दिखाई देता है। तो यूरोप की नदियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, यूरोप की नदियों से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए सुनिश्चित होती है। बहुत सारी नदियों, पर्वतों और नदियों के विषय में हमने आज चर्चा की आपसे। हमने माउंटेन्स के विषय में जब यूरोप के देखे तो आल्प्स पर्वत के विषय में पढ़ा आपने, यूराल पर्वत को आपने देखा, एपीनाइन पर्वत को देखा जिसे इटली की रीढ़ कहते हैं, पिरेनीज माउंटेन को देखा जिसे स्पेन और फ्रांस की सीमा विभाजक पर्वत के रूप में हम जानते हैं, स्कैंडिनेवियाई माउंटेन्स को देखा, नॉर्वे और स्वीडन में आपने देखा, कैंटाब्रियन माउंटेन को देखा जो स्पेन के उत्तरी भाग में अवस्थित है, पेनाइन पर्वत को आपने देखा जो यूके में अवस्थित है, ग्रैम्पियन माउंटेन को देखा आपने यूके में अवस्थित है। तो कई पर्वतों के विषय में आपने यूरोप में देखा। नदियों के विषय में भी हमने कई नदियों की चर्चा की। हमने यूराल नदी को देखा, यूराल पर्वत से निकलकर और कैस्पियन सागर में गिरती। हमने यूरोप की सर्वाधिक लंबी वोल्गा नदी को देखा, रूस में वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और जाकर कैस्पियन सागर में गिरती। हमने राइन नदी को देखा, स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टेंस झील से निकलती है और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा वॉस्जेज पर्वतों के बीच में प्रवाहित होते हुए और नीदरलैंड के तट पर डेल्टा का निर्माण कर उत्तरी सागर में गिरती है। संसार की कोयला नदी कहलाती। आपने यूरोप के कई देशों से प्रवाहित होने वाली नदी डेन्यूब के विषय में देखा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिरती है, देखा। हमने रिवर पो के विषय में पढ़ा, इटली की गंगा के रूप में ये जानी जाती। आपने फ्रांस में रिवर सीन को देखा आपने, जिसके किनारे पेरिस नगर स्थित है। फ्रांस का ये पेरिस नगर राजधानी नगर और विश्व का फैशन तकनीक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो पर्वत और नदियां, इनको लेकर प्रश्न बनने की संभावना प्रीलिम्स में आपके लिए हो सकती है, ध्यान दीजिए।
गौर कीजिए, यूरोप में अगर आप क्लाइमेट को देखें, जलवायु को देखें, तो यूरोप का ये दक्षिणी भाग ये देखिए, ये यूरोप के इस दक्षिणी भाग को देखें और इसके दक्षिण में देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। यूरोप के कई देश आपको दिखाई देंगे, गौर करें। ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर आपको दिख रहा है। यूरोप के इन देशों को आप देखें, यहां देखें आप, यहां आपको फ्रांस का दक्षिणी क्षेत्र देखने को मिल रहा है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, स्विट्जरलैंड का इलाका आपको दिखेगा, ऑस्ट्रिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, टर्की है, बुल्गारिया, ये सारे देश जो भूमध्य सागर के निकटवर्ती देश हैं, क्लाइमेट ऑफ कंट्रीज आर मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय जलवायु है इस क्षेत्र की, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु के कई देश हैं। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, और तमाम देश आपको इधर की ओर दिख रहे हैं। इन देशों में जो भूमध्य सागरीय जलवायु के देश हैं यूरोप के, विंटर रेन होती है, जाड़े में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा है। एंड रीजन बिहाइंड विंटर रेन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंट्रीज ऑफ यूरोप इज वेस्टर्लीज। यूरोप के इन देशों में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो पछुआ पवन, पछुआ पवन। अब देखिए, क्लाइमेट टेम्परेट है क्योंकि टेम्परेट जोन में स्थित है ये देश। विंटर रेन है, जाड़े में वर्षा है, और जाड़े में वर्षा का कारण क्या है? वेस्टर्लीज है, पछुआ पवन। यहां का समर ड्राई होता है, ग्रीष्म काल शुष्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, प्राय हर एग्जाम में इससे कुछ न कुछ प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ यूरोप आर ह्यूमिड इन विंटर एंड ड्राई इन समर। शीतकाल में ये आर्द्र होते हैं और गर्मियों में ये शुष्क हो जाते हैं। रीजन? बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय वेस्टर्लीज इन विंटर एंड ईस्टर्लीज इन समर। पूरब से आने वाली ये पूर्वा पवन ग्रीष्म काल में यहां पर शुष्कता लाती, और पश्चिम से आने वाली पछुआ पवनें इन देशों में शीतकाल में वर्षा कर देती। टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसी क्लाइमेट जोन में यूरोप के इसी क्षेत्र में आप एक वृक्ष देखते हैं, ऑलिव, जैतून का वृक्ष। और जैतून, ऑलिव इज द सिंबॉलिक ट्री ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। संसार के भूमध्य सागरीय जलवायु का ये प्रतीकात्मक वृक्ष माना जाता है। मतलब जैतून के वृक्ष अगर हो सकते हैं तो वो केवल और केवल भूमध्य सागरीय जलवायु में ही हो सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि भूमध्य सागरीय जलवायु को क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट ऑफ फ्रूट्स। इसी जलवायु को फलों की जलवायु कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट ऑफ फ्रूट्स कौन सा, फलों की जलवायु कौन सी? तो भूमध्य सागरीय, फलों की जलवायु भूमध्य सागरीय। संसार में यह विटीकल्चर की क्लाइमेट है, मतलब अंगूर की व्यापारिक कृषि का ये की जलवायु। यूरोपीय देश जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंट्रीज है, दे आर कंट्रीज ऑफ विटीकल्चर। आप फ्रांस को देखिए, इटली को देखिए, स्पेन को देखिए, पुर्तगाल को देखिए, ये सारे देश जो भूमध्य सागरीय जलवायु के देश है, सारे देशों में अंगूर का व्यापारिक उत्पादन किया जा रहा है, व्यवसायिक कृषि की जा रही है अंगूर की। विटीकल्चर की ये प्रदेश है। केवल अंगूर ही नहीं,
दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ साइट्रस टाइप ऑफ फ्रूट्स इन वर्ल्ड। संसार में ये रसदार खट्टे फलों की कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये यूरोप के ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज क्लाइमेट ऑफ फ्रूट्स। एरिया ऑफ दिस क्लाइमेट इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के दक्षिणी भाग में इसके देश अवस्थित है। स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, अल्बानिया है, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है, ये सारे देश, ग्रीस है, सब में फलों की कृषि हो रही है। और क्या ध्यान रखना है, ऑलिव, जैतून, जैतून का वृक्ष अगर कहीं पर दिखाई देता है तो वो केवल और केवल मात्र और मात्र भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करके बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और कई दिनों से लगातार कड़ी, एक पर एक कड़ी को हम लोग देख रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज यूरोप में पर्वत, नदियां और हमने जलवायु के विषय में कुछ आपसे चर्चा की जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे और अगले लेक्चर में। थैंक यू।